को दिखाते हैं, जहां सबसे पहले बात करने वाले हैं ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने की। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा आदेश इस पूरे मामले पर जारी किया गया है। इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मस्जिद तहखाने के रास्ते अलग अलग होंगे। सीजीआई की तरफ से कहा गया है दोनों की पूजा पद्धति में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। सीजीआई ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बातें कही हैं। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने पर यह बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दे दिया गया है। तो इस पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। सुशील पांडे, विस्तार से बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़े आदेश दिए हैं। नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी रखा है। लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा, लेकिन जो सुनवाई के दौरान तमाम बातें सामने निकल कर आई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत जरूर दिया है कि वो व्यास तहखाने में जो पूजा हो रही है उस पर किसी तरीके से रोक लगाने जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पहले समझना बेहद आवश्यक है कि जो रास्ते नमाज के लिए फिलहाल वहां जो ज्ञानवापी परिसर में जाते हैं वो कौन से रास्ते हैं, और व्यास का तहखाना जो है वहां पर जो पूजा की जा रही है वो कौन सा रास्ता है। फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया है कि उत्तर और दक्षिण की तरफ से फिलहाल ये रास्ते हैं, लिहाजा इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि वो व्यास तहखाने में पूजे को तत्काल रोक लगाएं और ऐसी पूजा के अधिकार की जो आदेश दिए गए हैं हाईकोर्ट के द्वारा वो आदेश फिलहाल ना दिए जाएं। हालांकि हिंदू पक्षकारों की तरफ से इन दलील का विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने अभी मामला दो है कि जो फिलहाल स्थिति है क्या उस स्थिति को यथास्थिति के तौर पर रखा जा सकता है या नहीं, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। चूंकि इस पूरे मामले में अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन अब लंच के बाद यानी कि दोबारा 2 बजे जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए बैठेगा तो देखना होगा कि फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट क्या देता है। लेकिन व्यास तहखाने पर लगातार रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष कर रहा था, जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं दिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला कि व्यास तहखाने में सबसे पहले पूजा का अधिकार जो है वो व्यास को मिला हुआ है, लिहाजा इस पूरे मामले में सेंटर जब राज्य सरकार का इस मामले में स्टेक हुआ तो उस पूरे मामले में जो 2 ताले लगाए गए थे उसमें पहला ताला व्यास के जो घर वाले हैं उनके पास था, दूसरा ताला राज्य सरकार का था। राज्य सरकार के द्वारा फिलहाल दूसरे ताले को हटाया गया। और मतलब सुशील पांडे, समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की बातों से हटके कुछ नहीं कहा है। बड़ी बात उन्होंने कही है कि दोनों की पूजा पद्धति में कोई बाधा नहीं होगी, यानी कि यथास्थिति जो पूजा अर्चना इस समय किया जा रहा है व्यास जी तहखाने में वो जारी रहेगा। जी फिलहाल देखिए कमोवेश जो है अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है, लेकिन जब तक फाइनल ऑर्डर ना आए तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि इस पूरे मामले में यथास्थिति बरकरार रखने की बात कोर्ट के द्वारा कही गई है, लेकिन अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए अभी फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई बात कहना जल्दबाजी होगी। यानी कि अब इस मामले पर दोबारा से हियरिंग होनी है। अभी आप बनाए रखिए नजर इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मथुरा में शाही ईदगाह परिसर की सीढ़ियों के पास मौजूद कृष्णकूप की पूजा अर्चना आज की गई है। प्रशासन की मौजूदगी में महिलाओं ने पूजन किया है। इस कूप पर कटरा केशवदेव मोहल्ले की महिलाओं को ही बसोड़ा पूजन करने का अधिकार है। ये पूजन पहले से ही यहाँ पर होता आ रहा है, लेकिन इस बार हिंदूवादी संगठनों ने पूजा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। इतना ही नहीं, पूजा करने जा रहे हिंदू संगठनों के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। दरअसल इस कूप पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों की ओर से दावा किया गया है कि ये कृष्ण कूप द्वापर कालीन है, इसकी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई है और आज 2 बजे के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। और आइए आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का एक बड़ा फैसला आज आया है। लाइसेंसी असला धारकों के लिए कोर्ट से एक बड़ी राहत है। चुनाव में जनरल ऑर्डर के जरिए सबके असले जमा नहीं करा सकता प्रशासन। हाईकोर्ट ने पिछले फैसलों का भी जिक्र किया है। इसमें चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असले जमा करा लेता था। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है। अब यानी कि बड़ी राहत लाइसेंस रखने वाले धारकों के लिए। तो लाइसेंस धारकों के लिए अच्छी खबर, बड़ी खबर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है।
ऋषभ मणि और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। ऋषभ मणि, हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि इस जानकारी को आप बड़ी राहत के तौर पर देख सकते हैं लाइसेंसी असले रखने वालों के लिए। आप विस्तार से बताइए हाईकोर्ट ने क्या कहा है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने एक याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। एक अहम फैसला है कि किसी भी जनरल ऑर्डर से लाइसेंसी असलहे नहीं जमा कराए जा सकेंगे। चुनाव के समय लाइसेंसी असलहा जमा कराने के निर्देश जारी हो जाते हैं, जिसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट ने पिछले कई आदेशों का भी इसमें जिक्र किया है। उनका जिक्र करते हुए आदेश दिया है कि आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि आखिरकार किसी का लाइसेंसी असलहा क्यों जमा कराया जा रहा है। एक जनरल ऑर्डर से इसको जमा नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको इस समय की बता रहे हैं, हाईकोर्ट की तरफ से लखनऊ बेंच का ये बड़ा फैसला। और अब ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों के पास लाइसेंसी असले हैं उनको एक बड़ी राहत प्रशासन की तरफ से होगी। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, यूपी में प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, जो कि अब रैली करने जा रहे हैं। रैली पर रैली होने जा रही है इनकी। 6 अप्रैल को आपको जानकारी दें, सहारनपुर गाजियाबाद में पीएम मोदी की रैली होने जा रही है। 6 अप्रैल को गाजियाबाद में रोड शो करने जा रहे हैं पीएम मोदी। 9 अप्रैल को पीलीभीत में कर सकते हैं रैली। 16 अप्रैल को मुरादाबाद में प्रचार कर सकते हैं पीएम मोदी। 3 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में अमित शाह की रैली होनी है। 3 अप्रैल को ही मुरादाबाद में अमित शाह मौजूद रहेंगे। 3 अप्रैल को गाजियाबाद में राजनाथ सिंह की भी जनसभा होगी। यूपी में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। तो पहले चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताबड़तोड़ प्रचार में जुट चुके हैं। विस्तार से आप जानकारी ले रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ सकते हैं कब किसकी कहां रैली होनी है। इससे कहना गलत नहीं होगा कि मिशन 80 की तैयारी में जुटी हुई है यूपी बीजेपी। एक नया प्रयोग भी कर लिया गया है, जानिए उस नए प्रयोग के बारे में। बीजेपी की बूथ बैठकों में बड़े नेता बूथ अध्यक्षों का पुष्प और मालाओं से स्वागत किया जाएगा। इसकी शुरुआत महामंत्री संगठन धर्मपाल ने कर दी है। बूथ अध्यक्षों को हर बूथ पर 370 वोट जोड़ने का लक्ष्य दिया है। बूथ अध्यक्षों का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। बीजेपी बूथ जीता तो चुनाव जीता अभियान के जरिए 400 पार के सपने को साकार करने में जुटी है। और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कौशांबी के चायल सीट से सपा विधायक पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफ की है। पूजा बीएसपी के पूर्व विधायक राजूपाल की पत्नी है। 2005 में राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में शामिल 7 दोषियों में 6 को 29 मार्च को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को सजा मिलने पर पूजा पाल ने कहा है, योगी सरकार के कारण मुझे न्याय मिला है। गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई गई, तब जाकर भयमुक्त होकर गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। जितने भी गवाह हैं, रुखसाना जी, सादिक जी, ओम प्रकाश पाल जी, मंगल पाल जी, सैफ हैं, नंदलाल जी हैं, इन सभी को शासन ने सुरक्षा दी, एक अच्छी सुरक्षा मुहैया कराई गई। जो पिछले 2 साल से हम लोग इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ की कोर्ट में आते जाते गवाही, मतलब इसको हम लोग ने गवाही देने का काम किया। गवाही उन लोगों ने दिया भी, और इसीलिए दिया क्योंकि भय मुक्त आज का वातावरण है। और उनको जान माल की जो सुरक्षा है वो सरकार ने दी, वो प्रशासन ने दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार करती हूँ। ओवैसी और पल्लवी पटेल की पीडीएम पर शिवपाल यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में नेता को स्थिर होना चाहिए। जो स्थिर नेता नहीं रह सकता, अपने लक्ष्य के लिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। सुनिए। देखिए, हम ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए
और जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो ही ऊंचाइयां पहुंचता है। देखिए, जो स्थिर नेता नहीं रह सकता है पार्टी में और अपने लक्ष्य के लिए, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो शिवपाल यादव ने पीएम की मेरठ रैली पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। तो हर विपक्ष का नेता भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब विपक्ष का इनके पास पहुंच जाता है तब वो बिल्कुल क्लीन साबित हो जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है और इस तरीके से देखिए विपक्ष पे हमला कर रहे हैं ईडी, सीबीआई। लेकिन मैंने तो देखा है इतिहास, ये किसी को दबा नहीं सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने जारी की दूसरे चरण के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 लोगों के नाम हैं। अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, रामगोपाल यादव लिस्ट में शामिल। आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, रामजी लाल सुमन भी लिस्ट में शामिल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य कई नेता भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बीएसपी ने रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बसपा ने मंडल प्रभारी धनेश्वर गौतम को प्रत्याशी घोषित किया है। पेशे से अधिवक्ता धनेश्वर गौतम मिर्जापुर के लालगंज के रहने वाले हैं। 2017 और 2022 में वो बीएसपी के टिकट पर 96 विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने यूपी के संगठन में फेरबदल किया है। कांग्रेस ने 21 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की सूची जारी की है। इसमें कई नई चेहरों को भी मौका दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से गाजियाबाद से विनीत त्यागी हैं, मथुरा से विक्रम वाल्मीकि हैं, लखनऊ से शहजाद आलम है और इसके अलावा कई और लोगों को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये एक बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं, एक बड़ा प्रयोग आप कह सकते हैं कांग्रेस ने एक बार फिर से किया है। नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। कांग्रेस के 21 नए जिला अध्यक्ष जिनकी जानकारी आप ले रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। दिल और विसरा की जांच लखनऊ में होगी। लखनऊ फॉरेंसिक लैब भेजा गया मुख्तार का दिल और विसरा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग के चलते दिल का कुछ हिस्सा पीला पड़ गया था। जो जानकारी मिली है, पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है। तो फॉरेंसिक लैब भेजा गया मुख्तार का विसरा, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब पोस्टमार्टम किया गया तो दिल का कुछ हिस्सा पीला पड़ गया था और इसलिए आगे भी इस हिस्से की जांच की जाएगी। लखनऊ फॉरेंसिक लैब भेजा गया है मुख्तार का दिल और विसरा। ब्लड क्लॉटिंग के चलते कुछ हिस्सा पीला पड़ गया था। पोस्टमार्टम जो हुआ 9 लोगों की मौजूदगी में, हालांकि इस पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की गई है। चंदौली से खबर, जहां पर यूपी पुलिस के जवान ने माफिया मुख्तार के समर्थन में पोस्ट करना उसको भारी पड़ गया। सिपाही ने मुख्तार को मसीहा बताते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। सिपाही की पोस्ट पर एसपी ने संज्ञान लेते हुए आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। बता दें आपको, कांस्टेबल आफ्ताब आलम पुलिस लाइन में टेलीफोन ड्यूटी में तैनात था। चंदौली में नियुक्त एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने फेसबुक वॉल पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गई थी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 एवं सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली
1956 का स्पष्ट उल्लंघन था। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त आरक्षी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी कल देर रात मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित आवास जाकर उन्होंने मुख्तार के परिजनों के साथ मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, वो भी आप देख रहे हैं। आज मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर पहुंचे। इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर जो है चिरकनर नूर आएगा।